Good morning, students. Let me welcome you for tax liability calculation. Let's have a quick revision of these things because we already solved all these sums, how to calculate tax liability. And what is the most interesting part is that is nothing but providing deduction. And deductions need to be provided as we know that we are going to generally have deductions under section 80C. That is what we have seen already. तो हमें सारे deduction 80C यहाँ पे apply करने हैं when we are going to calculate the tax liability. So deduction under section 80C. Different deductions we have seen, and the most important thing we have seen about deductions under section 80C is the maximum amount of deduction applicable is either 1.5 lakh per annum or actual amount of investment, whichever is lower. So deduction under section 80C का एक simple rule है कि आप कितना deduction ले कर सकते हैं 80C के अंदर. तो या तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है which you can do 10 lakh 20 lakh 30 lakh no matter, but deduction applicable is either actual amount of investment or rupees 1.5 lakh per annum whichever is lower. इसका सीधा साधा मतलब है कि 80C में आपको डिडक्शन 1.5 लाख के ऊपर मिलने वाला नहीं है. आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन, I'm writing down certain points here that what comes under deduction under section 80C. तो सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट मैं लिखता हूँ आपके लिए, मतलब जो प्योरली इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ पे आप पैसा सेव कर सकते हैं और आपको उस पे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑल दीज आर अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. उसमें सबसे पहले क्या है, दैट इज योर पीएफ. अब कौन सा पीएफ? ऑल काइंड ऑफ पीएफ एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट यूआरपीएफ. मतलब आप आरपीएफ में पैसा लगाएंगे, एसपीएफ में लगाएंगे, पीपीएफ में लगाएंगे. आरपीएफ इज फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ इज फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एसपीएफ इज फॉर गवर्नमेंट दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. यहां पे आप अगर पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पे आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली टू द मैक्स लिमिट ऑफ रुपीस 1.5 लाख पर एनम. उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे लॉकिंग पीरियड होता है कम से कम 3 साल का. इसको टैक्स गेन म्यूचुअल फंड्स भी बोला जाता है. दीज आर इवन कॉल्ड एज पॉपुलरली ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ऐसा भी इसको एक नाम आता है. So this is the second option where you can save your money under section 80C and you need not pay the tax. Number 3, any amount paid for life insurance premium for you and your spouse and dependent is also claimed as deduction under section 80C. आप life insurance का प्रीमियम अगर पे कर रहे हो तो that can be claimed as deduction under section 80C. उसी के साथ any amount invested or deposited in any bank or cooperative society for FD for more than 5 years. So अगर आप FD कर रहे हैं कहीं पे भी, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर कर रहे हैं 5 साल या 5 साल से ज्यादा का, तो उस पे भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. लेकिन याद रखिए उसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल या उसके ऊपर का होना चाहिए, नीचे का नहीं चलता. उसी के साथ you can save your amount in NSC, National Saving Certificate, किसान विकास बचत पत्र KVP, and along with that पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सर्टिफिकेट एज वेल. पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा लगा सकते हैं. आई कैन सी दैट हियर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, बट अगेन लॉकिंग पीरियड इज फॉर मोर देन 5 इयर्स. ये भी डिपॉजिट फॉर मोर देन 5 इयर्स डालेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है. मतलब कितने हुए 1 2 3 4 5 6. पहला किसी भी तरह का पीएफ एक्सेप्ट यूआरपीएफ. सेकंड एनी टाइप ऑफ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, वहां पे टैक्स गेन म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ऐसा बोला जाता है. उसी के साथ किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी. एट द सेम टाइम एनी एफडी इन अ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी बट फॉर मोर देन 5 years. Along with that your investment in national saving certificate, किसान विकास बचत पत्र and post office saving deposit as well. तो यहाँ पे भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. और क्या है जिसपे आप ये क्लेम कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सुकन्या समृद्धि योजना. आपने सुना होगा. दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड. अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज दैट अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. एंड ऑब्वियसली दैट कम्स अंडर द सीलिंग ऑफ रुपीस 1.5 लाख पर एनम. तो ये 7 लगभग इन्वेस्टमेंट हो गए. और कोई इन्वेस्टमेंट है तो याद आ रहा है तो मैं बोलता हूँ. एंड ऑब्वियसली वी हैव टेकन इट इन द क्लास एज वेल. हमने ये क्लास में सारे ऑप्शन लिखा के दिए हैं कि 80C में कहां-कहां पे आप
सेविंग कर सकते हैं और आपका टैक्स बचा सकते हैं। और एक चीज याद आई मुझे, दैट इज कॉल्ड एज यूलिप। यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये आपका इंश्योरेंस पॉलिसी और यूलिप में क्या फर्क होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी इज योर इंश्योरेंस and ULIP is related with market, that is Sensex, BSE, NSE। यहाँ पे मार्केट के हिसाब से पैसा बढ़ता है या घटता है, इंश्योरेंस भी मिलता है और मार्केट के हिसाब से पैसा आपका या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। सो दैट इज हाउ ULIP इज डिफरेंट एंड फुल फॉर्म इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सारे 8 सेविंग ऑप्शन है आपके, जहां पे आप एडीसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू रुपीज 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट व्हिचएवर इज लोअर। अब आप सोचेंगे कि 8 में से किस में करें, 8 में करो या किसी एक में करो, डिडक्शन की अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा पर एनम आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये 8 सेविंग के ऑप्शन है आपको गवर्नमेंट देने वाले या इनकम टैक्स देने वाले। एक पीएफ है, दूसरा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 5 साल से ज्यादा की एफडी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास बचत पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स फॉर मोर देन 5 इयर्स, सुकन्या समृद्धि योजना एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसी के साथ कुछ मैंडेटरी पेमेंट है जो ये इंसान करता है और यहाँ पे भी आप ये एटीसी का 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। ये पेमेंट क्या क्या है, लेट मी टेल यू। सर्टेन पेमेंट्स on which you can avail the deduction under section 80C। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है ट्यूशन फीस ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन और असिस्टेंट चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। आप देखेंगे तो आपका जो फी का रिसीट है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट स्टूडेंट्स आपका होगा ट्यूशन फीस का। सेम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये जो है ट्यूशन फीस का कंपोनेंट आपके पेरेंट्स जरूर क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। उसी के साथ another option here is, but this tuition fees is purely tuition fees, it is excluding any development or donation charges। इसमें ऐसा इंक्लूड नहीं होता, जितनी ट्यूशन फीस है उतना आप डिडक्शन जरूर क्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ दूसरा पेमेंट है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर परचेस ऑफ अ न्यू होम। तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप कोई नया घर खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, तो उसपे जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसका पे करेंगे, तो दैट इज आल्सो क्लेम्ड अंडर डिडक्शन 80C। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ योर हाउसिंग लोन। सो प्रिंसिपल जो आप रीपे कर रहे हैं, आपके ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 1 इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। तो शुरुआत में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, शुरुआत के कुछ सालों में जब भी आप लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, और शुरुआत में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। जैसे ही टेन्योर खत्म होने आता है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, प्रिंसिपल ज्यादा हो जाता है, बैंक अपना बेनिफिट देखता है। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन होम लोन स्पेसिफिकली बेटा, सो नीड टू रिमेंबर। सो ऑल दीस 11 ऑप्शंस आर देयर फॉर एटीसी। और एक ऑप्शन है जो भूल गया था, एनी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। आप अगर किसी पेंशन फंड में भी पैसा लगा रहे, दैट कैन आल्सो बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C। सो हियर आई कैन राइट डाउन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो ये सारे आपके ऑप्शंस है कि आप टैक्स कहां पे बचा सकते हैं। मतलब आपका जितना जीटीआई आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आप माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब 80U एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, इट इज फॉर डिसेबिलिटी और दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से दैट पार्शियल डिसेबिलिटी और फुल डिसेबिलिटी। इसमें 2 चीजें होती है कि इंसान एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, सो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चूनेट, या वो एक आंख से देख नहीं पाता, एक कान से सुन नहीं पाता, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिसेबिलिटी, 50% डिसेबिलिटी। And their deduction I think is available for rupees 75,000। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो फिजिकल डिसेबिलिटी में 75,000 पर एनम का डिडक्शन आपको देना पड़ता है अंडर सेक्शन 80U। तो कभी किसी सेक्शन क्वेश्चन में आया तो जरूर याद रखिए, सेक्शन 80U फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड दैट इज आई थिंक रुपीस 75,000 पर एनम। एक बार मैं कंफर्म करता हूं इफ इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज़ दिस कैप कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन याद रखिए, बात अगर 80C की है तो मैक्स अमाउंट अलाउड इज 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिचएवर इज लोअर। यहां पे तो कोई
चांस ही नहीं है। तो दिस इज ए एंड लेट मी राइट डाउन बी। बी इज व्हाट? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों में से कौन सा लेना था? whichever is lower, या तो 1.5 लाख या तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, whichever is lower अंडर सेक्शन 80C। अब इसमें आप ये 8 जो 9 ऑप्शन आपको दिए है, पीएफ है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स है, एलआईपी है, फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल से ज्यादा है, एनएससी, केवीपी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, सुकन्या समृद्धि योजना है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, या कोई भी पेंशन फंड है। 9 में से कोई भी एक कीजिए या सारे कीजिए, बट डिडक्शन 1.5 लाख ही मिलेगा। और 3 पेमेंट को मिल सकता है। नंबर 1 ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, सेकंड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन परचेस ऑफ न्यू होम, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन होम लोन। और असेसी अगर फिजिकल डिसेबल रहा तो सेक्शन 80 का डिडक्शन में देना पड़ता है, which is usually 75,000 per annum। अगर ये चेंज होता है तो मैं उस तरह से अपडेट कर देता। So this is what the deduction। अभी मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन बताता हूँ कुछ चीजों का, which we need to see actually। टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे टैक्स निकालना है किसी भी टैक्सेबल अमाउंट का। तो हमारे फेजेस क्या होते हैं? हमारे फेजेस मैंने आपको बताया, we need to add all 5 sources of income। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या लेना है? Obviously first we need to take income from salary। अब सैलरी कैसे निकलती है? We have taken n number of sums and this topic has taken the max of our time, isn't it? तो पहले सैलरी का इनकम निकालना है, मतलब सारे अलाउंसेस टैक्सेबल जो है, सारे रिक्विजिट टैक्सेबल, सारा पेंशन ग्रेच्युटी टैक्सेबल, लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल अगर दिया है क्वेश्चन में तो। उसी के साथ पीएफ, जिसमें हमने पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ ये सारा लिया है, उसमें से ये सारा ऐड करना है। ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी के बाद हमें डिडक्शन देने हैं 16 के 3 डिडक्शन है जस्ट फॉर योर रिवीजन। दैट इज 16(1) for standard deduction, 50,000 for every SSC, 16(2) interim allowance applicable if only government employee is there, and section 16(3) for professional tax or tax on employment, that is job beginning कुछ भी जो टैक्स दिया जाता है, that is the 3 deductions available। अब ये तीनों माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी से, तो आएगा आपका नेट सैलरी, सेम इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद हमें लेना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें बताया हमें क्या लेना है, वहां पे हमें देखना है कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या प्रॉपर्टी लेट आउट है या प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट है। तो उसके रूल के हिसाब से हमें जीएवी निकालना है। जीएवी के बाद हमें निकालना है नेट एनुअल वैल्यू, और फिर उसमें से 2 डिडक्शन देने हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन always 30% of NAV applicable only for laid out and deemed to be laid out properties, and second deduction 24B, that is interest on loan capital, borrowed capital, or you can say that loan amount, debt amount, borrowed amount which is taken for either acquisition, construction, purchase of the house, or reconstruction, renewal, renovation, repairs of the said house, then only this deduction is applicable। ये दोनों डिडक्शन माइनस कर रहे हैं एनएवी से। फिर आपका आएगा इनकम, अगर पॉजिटिव आया, लॉस तो नेगेटिव आएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या लॉस हाउस प्रॉपर्टी जो भी है वो ऐड करना है। आपको ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये अगर दिया है तो डायरेक्टली रहेगा, तो इसको भी लेना है। तीसरा हेड है। चौथा आपका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दिस वी लर्न इन लेंथ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म, ये सारा हमने पढ़ा है। और आखिरी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीआई है। ये पांचों हमें ऐड करना है, व्हिच वी हैव सीन इन क्लास। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। एग्जाम में बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेस डायरेक्टली अवेलेबल रहेगा। The rest of the 3 you may need to calculate according to the sums requirement। सैलरी के कुछ हेड्स हो सकते हैं जो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। याद रखिए लॉन्ग टर्म ओनली क्वालिफाइज फॉर इंडेक्सेशन बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। और एट द सेम टाइम डू रिमेंबर हाउस प्रॉपर्टी तो बड़ा आसान है, लेकिन वहां पे ये कैटेगराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी कैसा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस अलाउड मैक्सिमम 2, उनका जीएवी हम 0 लेते हैं। लेट आउट तो लेट आउट ही होता है, और अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस है फॉर ओन रेजिडेंस, then we take it as deemed to be let out houses। The tax treatment for let out and deemed to be let out houses is exactly one and the same। उसी के साथ ये जरूर याद रखिए कि बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस आएगा तो डायरेक्टली आएगा विद सर्टेन रूल्स व्हिच वी हैव सीन इन द क्लास। सबको ऐड करना है। हम इसको बुलाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज जीटीआई। इसी को हम जीटीआई बुलाते हैं।
और GTI में से हमें क्या माइनस करना है, तो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। आपके एग्जाम में मैक्सिमम 80C आएगा, 80U आएगा physical disability for the employee or assessee himself or herself that I told you, 75,000 per annum 80U का अलग से डिडक्शन देना है। लेकिन 80C भी कितना देना है, 80C के बहुत सारे ऑप्शन दिए और आपने सेव किया 20 लाख, लेकिन 20 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन में बता रहा है कि you have saved 20 lakh but amount allowed for deduction is only maximum 1.5 lakh, और आपने सेव ही अगर 1.4 लाख किया तो then deduction is 1.4 lakh. Why? Because the rule says that either 1.5 lakh or actual amount of investment whichever is lower, ये डिडक्शन माइनस करेंगे 80C के, और अगर गलती से आ गया तो 80U का, तो 80C और 80U माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इस पे हमें टैक्स लगाना है, टोटल टैक्सेबल इनकम, इस पे हम टैक्स निकालते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टेंटेटिव एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, we are having 5 days, out of that business and profession and other sources will be directly given in the question। कुछ वहाँ पे रूल्स है जो हमने क्लास में देखे थे, तो उस तरह से आपको उनको अप्लाई करना है। सैलरी, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके रूल बड़े ध्यान से कीजिए। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, अगर हम पांचों ऐड करेंगे तो, और जीटीआई निकालना है तो पांचों को ऐड करना मैंडेटरी है। सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेस, उसमें से डिडक्शन 80C की आएगी ज्यादा से ज्यादा, कभी कभार 80U का आता है, मैंने बता दिया कितना है। और उसके बाद आएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। मैं अभी कुछ इमेजिनरी इनकम यहाँ पे लेके आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। लेट्स से दैट द इमेजिनरी इनकम फर्स्ट आई एम टेकिंग रुपीस 12,50,000, 12,50,000, ये आया आपका क्या, टीटीआई। टीटीआई मतलब टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। टैक्स जो निकालते हैं हम टैक्सेबल इनकम पे निकालते हैं, जीटीआई पे नहीं, क्योंकि जीटीआई तो ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस का मतलब है बिफोर एनी डिडक्शन, तो ग्रॉस के बाद डिडक्शन 80C टू 80U है, वो माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा टैक्सेबल इनकम, वो आया तो देगा 80 का 12,50,000। अब 80 भी तीन तरह के हैं, नॉट अ सीनियर सिटीजन whose age is less than 60 years, a senior citizen whose age is more than 60 years but less than 80 years, and super senior citizen whose age is more than 80 years। तो पहला क्या है बेटा, नॉट अ सीनियर सिटीजन, जैसे मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट वन इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, इज इट विजिबल? ओके, so not a senior citizen, and I can say that age is less than 60 years. Second, a senior citizen, age is more than 60 but less than 80 years, so उनको हम senior citizen बुलाते हैं। और तीसरा कैटेगरी a super senior citizen। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। तो ये तीनों कैलकुलेशन मैं करके बता रहा हूँ। एक ही इनकम के लिए 12,50,000 का आपका टैक्सेबल इनकम आया, तो इसका टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है। तो वी हैव टू मेक 4 कॉलम्स हियर। द फर्स्ट वन इज द पहला, यहाँ पे देखा जाए तो हमें 4 कॉलम करने पड़ते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला है टैक्स स्लैब, फिर उसके बाद डिफरेंस। तो पहला मैं आपको नॉट अ सीनियर सिटीजन का बता रहा हूं। तो फर्स्ट इज टैक्स स्लैब, सेकंड इज डिफरेंस। डिफरेंस जब भी निकालते हैं मैंने आपको बोला है हायर माइनस लोअर लेना है यहाँ पे। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स, और आखिरी अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ये 4 चीजों का कॉलम हमें बनाना है जब भी हमें टैक्स लायबिलिटी किसी भी कैलकुलेट करनी है। फिर नॉट अ सीनियर सिटीजन है, सीनियर है, सुपर सीनियर है, कुछ भी रहा तो पहला टैक्स स्लैब है, वी आर कैलकुलेटिंग एज ऑफ नाउ फॉर फर्स्ट वन। नॉट अ सीनियर सिटीजन मान रहे हैं हम, जिसका इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम आया आपका 12,50,000। तो इसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू एंटायरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली है। तो पहला स्लैब है 0 to 2.5 लाख, एंड दिस वी आर कंसीडरिंग अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। नए टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता 80C टू 80U का। ओल्ड टैक्स रिजिम में ही डिडक्शन है, एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में हमें एग्जाम में कंसीडर करना है। तो 2.5 लाख पहला स्लैब, दूसरा है 2.5 लाख से 5 लाख, तीसरा है 5 लाख से 10 लाख, और आखिरी है मोर देन 10 लाख। अब पहले देखना है कि इनकम इसमें आता है क्या। अब 12,50 से मतलब 4 को कवर कर रहा है,
मान लीजिए आपका इनकम 8,50,000 है, तो 14,000 तो काम का ही नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आपका इनकम मोर देन 10 लाख है ही नहीं, तो उसका टैक्स देने की जरूरत नहीं है। So that needs to understand Indian tax system is progressive tax system. As your income increases, your tax keep on increasing. तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है यहाँ पे 12.5 लाख, इसका हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द रूल्स। पहले डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस के लिए याद रखिए इट इज हायर माइनस लोअर। तो हायर क्या है पहले बैंड में? पहले बैंड में देखिए हायर है 2.5 लाख, लोअर है 0। तो 2.5 लाख माइनस 0 डिफरेंस इज 2.5 लाख। पहला अगर निकालो तो दूसरे में हायर है 5 लाख, लोअर है 2.5 लाख, मतलब 5 लाख माइनस 2.5 लाख, अगेन डिफरेंस इज 2.5 लाख। तीसरे में हायर है 10 लाख, लोअर है 5 लाख, 10 माइनस 5 फिर से कितना आएगा डिफरेंस? 5 लाख। अब आखिरी वाला मोर देन 10 लाख है, बट हाउ मच मोर? अब वो तो इनकम देख के पता चलेगा आपका इनकम कितना बेटा। योर इनकम इज 12.5 लाख। तो आई कैन राइट डाउन मोर देन 10 लाख मींस इनटू ब्रैकेट आई कैन राइट डाउन 12.5 लाख व्हाटएवर इज योर इनकम गिवन हियर। सो 12,50,000 माइनस 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे हायर 12,50 हो गया और लोअर 10 हो गया। मान लीजिए 11 लाख इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम, देन 11 माइनस 10 आएगा। मान लीजिए 10,50,000 है, तो 10,50,000 माइनस 10 है। मान लीजिए 9,50,000 है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं आखिरी स्लैब में। क्यों? बिकॉज़ योर इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। तो इनकम अगर आपका 10 लाख से ज्यादा होता है तो ये आखिरी स्लैब में टैक्स देने की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर स्लैब नंबर 3 2, जहां जितना इनकम है उसी पे 12,50 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 250। तो ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया चारों का। रेट ऑफ टैक्स पहला है नील, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरा बाय गवर्नमेंट रूल्स, बाय आईटी रूल्स इट इज 5% ओनली। दूसरा 20%, तीसरा सॉरी, एंड लास्ट इज 30%। तो ये आपके टैक्स के रूल है। ये टैक्स के स्लैब्स है फॉर FY22 and 23 and AY23 and 24। आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 23 और 24 है। फॉर नॉट अ सीनियर सिटीजन, एनी असेसी whose male or female and whose age is less than 60 years। तो अमाउंट ऑफ टैक्स निकालते हैं अभी रेट ऑफ टैक्स निकालना है डिफरेंस पे, बड़ा आसान है। पहला तो 0 आएगा क्योंकि नील है टैक्स रेट। 2.5 लाख का डिफरेंस है लेकिन टैक्स रेट 0 है, नील है, तो वहां पे नहीं आएगा। दूसरा 5% 2.5 लाख का which comes to 12,500। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज का अगर 10% निकालना है, एक जीरो काटो। तो 2.5 लाख का अगर 10% निकालना है, एक जीरो काटा 25,000 बचता बेटा, वो 10% है, लेकिन हमें 5% चाहिए। तो 25,000 का आधा कर दिया 12,500। 20% 5 लाख का, अब 5 लाख का एक जीरो हटा दो 50,000 आएगा, 10% रहेगा, उसको डबल करो, मतलब ये 1 लाख आएगा, बराबर है बेटा। और लास्ट 30%, लेकिन कितने का? सिर्फ 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का 30% निकाल लीजिए, 10% आता है एक जीरो निकालने के बाद 25,000 को मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आएगा 75,000। ये आखिरी वाला स्लैब एकदम शूट कर लेता है आपके टैक्स को। तो दिस इज योर टोटल टैक्स, बट स्टोरी इज नॉट एट डन। इसको ऐड करते हैं 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 12,500, सो इट इज 1,87,500। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। प्लस 4% सेस। सेस कितना आएगा? 4%। इसका कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया था। 2% एजुकेशन सेस है, 0.5% कृषि कल्याण सेस है, 0.5% स्वच्छ भारत सेस है, और बचे वाला 1% आपका हायर एजुकेशन सेस है। सेस का मतलब क्या है? दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। तो ये पूरे इनकम पे नहीं लगता। जो आपका ये आखिरी वाला है 187,500 जो आपका कैलकुलेटेड टैक्स है, इस पे 4% देना है अभी। अब इसका 1% निकालना है, मतलब 2 जीरो काटो तो 1% आएगा, 1 जीरो काटो 10% आता है, 1875 रुपए का। 1875 1% है, अभी 4% निकालना है। तो 18 4 जा 72, am I right? तो 7,200 और ऊपर के 75 है, 75 को भी इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब दैट इज 300। सो 7400 प्लस 300 दैट इज 7700। ये 7,700 आएगा आपका। 4% एजुकेशन सेस मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने 4% सेस कैलकुलेट किया आपके टैक्स लायबिलिटी पे, ना कि आपके इनकम पे मैंने कैलकुलेट किया। सो एक बार बस क्रॉस चेक कर लेता हूं, सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी रॉन्ग थिंग्स इन कैलकुलेशन। सो 187,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, 7,500 है। सॉरी, मैंने 7,700 लिख लिया क्योंकि 7,200 प्लस 300 था, तो 7,500 ये ऐड किया मैंने इसमें। और आप टोटल करेंगे 3 0, ये 5,
So it is 1,95,000 is total tax payable, my dear. ये आपका टोटल टैक्स पेबल कितना है? 1,95,000. इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपका 12,50,000 इनकम है. मान लीजिए इसमें से आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है द टीडीएस डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर इज ऑलरेडी रुपीस 95,000. यानी एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया है कितना? 95,000. और ऑब्वियसली टीडीएस डिडक्ट कर दिया मतलब दैट इज इवन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 195 में से 95 ऑलरेडी आपने डिपॉजिट कर दिया. तो माइनस कीजिए यहाँ से माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड और माइनस टीडीएस ऑलरेडी पेड 95,000. So 195 minus 95 your tax liability or tax payable will be 1 lakh. और मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में टीडीएस पेड इज ऑलरेडी 2 लाख. तो गड़बड़ हो गई. 1,95,000 माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड इज 2 लाख. तो अभी 5,000 माइनस में आएगा एंड दैट यू डिड नॉट पे, दैट यू नीड टू आस्क रिफंड टू द गवर्नमेंट. तो यहाँ से 2 लाख माइनस करेंगे तो 5,000 का आपको रिफंड आएगा. 95,000 आपने पे किया तो आपको और 1 लाख पे करना पड़ेगा. इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है क्या, या क्वेश्चन में टैक्स पेड ऑलरेडी दिया है क्या, टीडीएस पेड दिया है क्या, या एडवांस टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय दिया है क्या. वो दिया है तो माइनस करो. माइनस करने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव आया तो उतना और भरना पड़ेगा. नेगेटिव आया तो आपको गवर्नमेंट से रिफंड आएगा. So either tax payable will come if it is positive amount, if it is negative amount, it will be refund of tax. That is the beauty of taxation. और आजकल रिफंड बड़ा फटाफट आ जाता है. एक आध महीने में आ जाता है सारा प्रोसेस होके. गवर्नमेंट ने प्रोसेस काफी अच्छी की है. So this is all for your calculation. याद रखिए आपको ये चार तो चीजें बनानी पड़ेगी. टैक्स स्लैब, डिफरेंस, रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स. और याद रखिए देखना पड़ेगा कौन से स्लैब में आपका इनकम आ रहा है. सभी स्लैब में आता है तो सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. नहीं आता है तो जहां पे रुक रहा है वहां पे रुकाएंगे. जैसे मैंने बोला 8 अगर 50 है, 850 इनकम है तो ये देखिए 5 लाख टू 10 लाख में हम ब्रैकेट में लिखेंगे 8.5 लाख. और वहां पे हायर फिर 10 लाख माइनस 5 लाख नहीं करेंगे. हायर क्या रहेगा? यस दैट इज करेक्ट. हायर रहेगा 8,50,000 क्योंकि आपका इनकम ही 850 है. ये नॉर्मल स्लैब उन्होंने दी है कि ये एप्लीकेबल है, लेकिन आप कहां पे बैठे हैं आपको देखना पड़ेगा. तो अगर आपका टोटल इनकम ही 850 है, टोटल टैक्सेबल इनकम, तो 850 माइनस 5 करना पड़ेगा. यहां पे 5 के बजाय आएगा 350 तो 20% डालना पड़ेगा. चौथा टैक्स स्लैब तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं कैलकुलेशन. क्यों? बिकॉज़ योर इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 10 लाख. सो इट इज वेरी सिंपल. यही आपको सीनियर सिटीजन के लिए निकाल के बताता हूं. तो ये नॉट अ सीनियर सिटीजन रहा. अब सीनियर सिटीजन में क्या चेंज है? अगर मैं सीनियर सिटीजन के लिए जाता हूं देन व्हाट इज द चेंज हियर? सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा छोटा सा चेंज है. लेट मी शो यू हियर. तो अगर बात सीनियर सिटीजन की आती है यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ. सो इट इज सेम इनकम आई एम टेकिंग दैट इज 12.5 लाख बट नाउ द असेसी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन. ये 12.5 लाख और मैंने लिखा असेसी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन. मतलब इनकी एज 60 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है. तो इनके लिए सेम. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्स स्लैब. इनके टैक्स स्लैब थोड़े से अलग है. दूसरा फिर से डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, कोई लोअर नहीं है उसमें. फिर रेट ऑफ टैक्स और आखिरी अमाउंट ऑफ टैक्स. दिस वी ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द क्लास. जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन आई एम टेकिंग इट. यहाँ पे स्लैब क्या है? नॉट अ सीनियर सिटीजन नहीं, मैं सीनियर सिटीजन का ले रहा हूँ, सॉरी. तो यहाँ पे मैं सीनियर सिटीजन लिख देता हूँ. सीनियर सिटीजन whose age is more than 60 years but less than 80 years. तो चलिए पहला स्लैब बताता हूँ. 0 to 3 लाख है यहाँ पे. दूसरा है 3 to 5 लाख. तीसरा है 5 लाख to 10 लाख. और चौथा है more than 10 लाख. क्या फर्क पड़ा? 0 to 2.5 था नॉट अ सीनियर के लिए और यहाँ पे 0 to 3 लाख है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. चलिए डिफरेंस निकालते हैं. मैंने 12.5 लाख ही लिया था तो 12.5 लाख के हिसाब से निकाल रहा हूं मैं. फिर से हायर माइनस लोअर. हायर 3 है, लोअर 0 है तो डिफरेंस आएगा 3 लाख. यहाँ पे हायर 5 है, लोअर 3 है तो डिफरेंस आएगा 2 लाख. यहाँ पे 10 और 5 है, डिफरेंस आएगा 5 लाख. और यहाँ पे निकालते टाइम मुझे ब्रैकेट में टोटल इनकम लिखना पड़ेगा 12.5. तो 12.5 माइनस 10 मतलब 2,50,000. बस. अब रेट ऑफ टैक्स पहला नील एज यूजुअल. दूसरा है आपका सेम 5%. तीसरा 20% डायरेक्टली और चौथा है 30%. उसी तरह से कैलकुलेट करना है. अब 3 लाख पे नील मतलब 0, 2 लाख पे 5% मतलब
10% निकालेंगे तो 20,000, 5% निकालेंगे 10,000, 20% 5 लाख का सेम अमाउंट दैट इज 1 लाख, और 2.5 लाख का 30% सेम अगेन दैट इज 75,000। तो फर्क पड़ता है टैक्स कैलकुलेशन में सीनियर और नॉन सीनियर में, ऐड करेंगे सबको, इट इज कमिंग 1,85,000। कितना फर्क पड़ा? वहां पे 187,500 आया था, यहाँ पे 185 आया है, बस 2,500 का फर्क है। प्लस एज यूजुअल हमें 4% निकालना पड़ेगा, 4% सेस ऑन कैलकुलेटेड टैक्स। आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया उसका 4% फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 में क्या क्या आता है? 0.5% स्वच्छ भारत से, 0.5% कृषि कल्याण से, 1% हायर एजुकेशन से एंड 2% एजुकेशन बेसिक से है। तो इसका मैं अभी फिर से 4% ऐड करता हूं, 18 for the 72 and 5 for the 18 for the 72 and 5 for the 200. This will become 7,400. Am I right? Add करता हूं, so it is 1,92,400 is your total tax payable। ये आपका टोटल टैक्स पेबल आएगा। अब इसमें से आपने कुछ भरा है तो माइनस करो, नहीं भरा है तो इतना देना पड़ेगा। आपने इससे ज्यादा भरा है तो आपको रिफंड आएगा। चलिए मानते हैं लेस टीडीएस पेड और एडवांस टैक्स पेड जो भी दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं 2 लाख दिया है, आपने ऑलरेडी भर दिया है 2 लाख, तो करना है 192,400, लेकिन आपने पे कर दिया 2 लाख, तो आपको रिफंड आएगा। कितना आएगा? माइनस कीजिए, इट इज 7,600 माइनस फिगर आ रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफंड। रिफंड आएगा आपको 7,600 का। तो ये टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस है। नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, दिस वे अराउंड टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू फ्लक्चुएट। इसी भी अमाउंट का आप ले सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पांचों भी ऐड करने हैं उनके रूल के हिसाब से। जीटीआई निकालना है, जीटीआई से डिडक्शन देना है 83 टू 80 जिसमें मैंने आपको बार-बार बोला 80 के आते हैं मैक्सिमम, 80 एक आध बार आ गया तो ले लेना है। ये दोनों माइनस करेंगे और उसके बाद आएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा उस इस तरह से टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे एसएससी की एज बड़ी मैटर कर रही है। तो सीनियर सिटीजन रहा तो जो आपके सामने दिए वो स्लैब है, नॉट अ सीनियर सिटीजन रहा तो उसके नीचे के है। अब सुपर में क्या फर्क है? सुपर का स्लैब मैं आपको बस बता देता हूँ। सुपर में फर्क ये है कि 0 to 5 लाख इट इज निल। सुपर सीनियर सिटीजन का क्या होगा? 0 to 5 lakh tax rate is nil. Then 5 lakh to 10 lakh it is directly 20%, and last more than 10 lakh it is 30%। यानी वहाँ पे 5% का चांस ही नहीं है। तो यही इनकम अगर सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ले लूँ तो 0 to 5 0 हो गया, 5 to 10 1 लाख आएगा क्योंकि 20% है, और अबाउट 10 30% है, मतलब वो 1 लाख, और 30% 2.5 लाख का वो 75,000, मतलब 1,75,000 आएगा। 1,75,000 का 4% एजुकेशन से ऐड कीजिए, दैट इज 6,800 है ना। 1,75,000 और ऊपर से वो 200 रुपए, मतलब 7,000 आएगा। तो 175 प्लस 7 मतलब 182 टैक्स लायबिलिटी आएगा अगर ये बंदा या बंदी सुपर सीनियर सिटीजन होता है जिनकी एज मोर देन 80 इयर्स है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन बनेगा। I hope you are enjoying this tax calculation, and do remember students, this is entirely by old tax regime where deductions are applicable। नए tax regime काफी आसान है लेकिन वहाँ पे deduction allowed नहीं है, ना ATC ना ADU, कोई deduction वहाँ पे allowed नहीं। आप सेव करते हैं तो वहाँ पे deduction नहीं लेते। अभी के लिए गवर्नमेंट दोनों टैक्स regime का बेनिफिट आपको बता रहा है। आप या तो नए के लिए जाइए, पुराने के लिए जाइए, तो आप देखते हैं कि मेरा टैक्स कहाँ पे बच रहा है ज्यादा, तो आपका नए में कम आ रहा है तो आप नया चूज कर सकते हैं, पुराने में कम आ रहा है तो आप पुराना चूज कर सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? पुराने में टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल है 83 to 80 के, नए में टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अगर ज्यादा सेव करते हैं तो आप बेटर है ओल्ड के लिए जाए, आप सेव नहीं करते हैं तो बेटर है आप न्यू के लिए जाए। ये भी आप कैलकुलेट करके देख के फिर रिटर्न भर सकते हैं, दैट इज टैक्स फाइलिंग, 100 टैक्स फाइलिंग जिसको हम बुलाते हैं। So this is how the tax is calculated, my dear. Still, if you are having any doubt, you can just WhatsApp me, you can call me, and all the best. I'm very sure that you are going to perform very well there, because go through the rules, do the practice of the sums which have been taken in the class, and all the best. God bless you. Thank you.